हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। कैसी तैयारी हो गई? सारे टॉपिक आपके ज़रूर रेडी हो चुके होंगे। हमने सारे वन शॉट्स कवर किए जिसमें हमारे मैक्रो, हमारा इंडियन, एक एक टॉपिक हमने लाइन बाय लाइन सब डिस्कस कर चुके। अब वो टाइम है जब हमें लग रहा है कि सारा तो तैयार नहीं हो पाया, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगर हम एंड मोमेंट पे रिवाइज कर लें तो हम कम से कम 50% का स्कोर ज़रूर लेकर आएंगे ही आएंगे। तो बस उसी को बताने के लिए ये वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम अगर मैक्रो और इंडियन के कर ले तो हम मिनिमम 40 और मैक्सिमम इतना भी आगे हो सकता है स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें मैक्रो में करना है वो है हमारा चैप्टर 1 का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी आपको अच्छे से तैयार करना है। 4 या फिर 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग 24 और 25 दोनों साल लगातार आया, तो इस बार भी आप लेके चलो, शायद दिख जाए और या फिर नेशनल इनकम के साथ और में भी दिख सकता है। तो पूरा का पूरा डिस्कशन हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, वहाँ से आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लेना और उसको कंप्लीट रिवाइज करना। जब आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी हो जाए तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आप तीनों फेजेस पढ़ लीजिए। देखिए वो कौन से फेजेस हैं हमारे इकोनॉमी के, जिसमें पहला फेज था हमारा प्रोडक्शन फेज, दूसरा था हमारा इनकम फेज और तीसरा था हमारा डिस्पोजिशन फेज। इनके अदर नेम भी पढ़िए ताकि कोई कमी न रह जाए। सर्कुलर फ्लो का जब आप हाउस होल्ड और फर्म का डायग्राम बनाएंगे और इसको प्रेजेंट करेंगे तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देती है? फैक्टर सर्विसेज, बदले में फैक्टर पेमेंट्स, देन कंजप्शन एक्सपेंडिचर और लास्ट में गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करने के लिए उन्होंने खर्चा किया था, कंज्यूमर ने या हाउस होल्ड ने, उनको फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। तो दो में मनी फ्लो है, दो में रियल फ्लो। तो इस टाइप से मनी फ्लो और रियल फ्लो में अंतर, स्टॉक और फ्लो में अंतर भी पढ़ के जाइए। स्टॉक और फ्लो में अंतर इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा क्योंकि कभी कभी ज़्यादातर कंप्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन हमें डिफरेंस बिटवीन का फर्स्ट यूनिट से भी दिख जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आप इसको कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में केवल 2 डिफरेंस को रिवाइज करिए। एक है हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में अंतर, और दूसरा है हमारा ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम में अंतर। तो ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हम विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज हम अर्न कर रहे हैं, और जब सर्विस देकर हम कुछ अर्न कर रहे हैं तो उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। फाइनल गुड्स के 2 पॉइंट ईदर फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर कंजप्शन, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कंजप्शन गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स या तो हम इसको रीसेल करते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। दोनों वर्ड्स के साथ आप डिफरेंस भी लिख जाएंगे और एमसीक्यू बेस्ड आ जाए तो आप वो भी कवर कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। तो थर्ड चैप्टर में तो बेसिकली कन्वर्जन ही है। तो अगर आप ग्रॉस को नेट पे और डोमेस्टिक को नेशनल में और फैक्टर इनकम को मार्केट कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो याद रखना, ग्रॉस से नेट पे जाने पर आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, नहीं और उल्टा जाओगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल को कन्वर्ट करने को बोल रहे हो तो प्लस कर देना NFIA, नहीं तो वापस जा रहे हैं तो माइनस का NFIA। और अगर बेटा हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स और वापस जाएंगे तो माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
तो दीज आर द पॉइंट्स बाय विच हम कन्वर्ट करेंगे अगर 3 नंबर में कन्वर्जन का क्वेश्चन दिखता है। 4th चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी चाहिए। 3 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। 103 या 4 में से हमें नेशनल इनकम दिखेगा। कल के एग्जाम के लिए एंड मोमेंट रिस्क लेना चाहते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। वैसे तो कुछ पता नहीं कौन सा मेथड हो, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमें 50% कवर कर रहे हैं तो हम एक्सपेंडिचर मेथड का रिस्क ले सकते हैं। उसके अलावा में जीडीपी और वेलफेयर की अगर हम बात करें, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, जहां पर ये जीडीपी रियल जीडीपी है। ये दोनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लो। तो 4th चैप्टर में जीडीपी के लिमिटेशंस और एक नेशनल नंबर का 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चाहो तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर कर लो और बता दो कि दोनों में रियल जीडीपी ही बेटर है। चैप्टर नंबर 5 जो मनी है, उसमें केवल एक छोटा क्वेश्चन तैयार करिए, मनी सप्लाई और उसके दोनों कंपोनेंट्स और उसके चारों मेजर्स। केवल इतना सा पॉइंट तैयार कर लीजिए। मनी सप्लाई वो सप्लाई है मनी का जो हेल्ड बाय पब्लिक इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज नोन एज मनी सप्लाई। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, कैश हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, और इसके 4 मेजर हैं M1, M2, M3, M4। M1 में हमारा पैसा, बैंक पास पैसा और आरबीआई का पैसा। M2 में इन तीनों के साथ ऐड कर दो हमारा डाकखाने का पैसा, और इन तीनों में ऐड कर दो टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो M3 बन जाता है। जितने नाम बोले तो उसको ऐड कर दो तो M4 बन जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में केवल इसे करिए। 6th चैप्टर में 2 क्वेश्चन बिल्कुल एंड मोमेंट के लिए मत छोड़िए। वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत में जितना और लगाओ उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए सुपरवाइजर पूछ सकते हैं, एज अ कस्टडियन ऑफ बैंक पूछ सकते हैं, एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पूछ सकते हैं, एज ए बैंकर्स बैंक, एज अ बैंक टू द गवर्नमेंट, एज अ सोल अथॉरिटी ऑफ मनी सप्लाई, कुछ भी। प्लस मनी क्रिएशन, और मनी क्रिएशन को पूरा 3 स्टेप में करके आइएगा। पहला डेफिनेशन, मनी क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द मनी बाय द बैंक which is far more than the initial deposit by the customer. It can be explained by the hypothetical example. LRR को 10% ले लेना अगर कोई रेट वो नहीं दे रहे हैं तो। अच्छा, LRR से एक बात याद आ गई कि मनी क्रिएशन जब पूरा रेडी करोगे तो यहाँ से 1 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, या फिर टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो 7th चैप्टर जो हमारा है 7th, 8th और 9th, जिसकी हमारी 3 चैप्टर है 1 यूनिट पे। 8th चैप्टर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग, ठीक है। और 8th चैप्टर और 7th चैप्टर के जो कॉम्बो 10 न्यूमेरिकल्स का मैंने आपको रिसेंट में एक वीडियो फॉरवर्ड किया था, जिसमें मैंने केवल इन दोनों चैप्टर 7 और 8 से केवल आपको 10 न्यूमेरिकल बताए थे। तो प्लीज आप वो न्यूमेरिकल करें जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, जिसमें मल्टीप्लायर के तीनों कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, जिसमें कंजप्शन इज इक्वल टू प्लस बी ब्रैकेट में वाई, उसको एस में कन्वर्ट करना, प्लस एमपीएस ब्रैकेट में वाई, ए पी सी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, ए पी एस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, और एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एम पी एस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। इन फॉर्मूले से बेस्ड जो वो 10 न्यूमेरिकल से प्लीज करिए, 3 नंबर पक्का मिल जाएंगे। प्लस 7 चैप्टर में केवल एक ही क्वेश्चन रिवाइज कर लो, वो है एग्रीगेट डिमांड प्लस उसके कंपोनेंट्स। और अगर एमसीक्यू बेस की बात करूं या 3 नंबर का एक और क्वेश्चन 7th में बोलूं, तो जो वो कंडीशन आती है ना बेटा, वो कौन सी कंडीशन थी? नहीं 7th में तो केवल एक ही करो, एडी और उसके कंपोनेंट्स।
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर टू अप्रोचेज है कीन्स की, एक एडी एंड एएस अप्रोच और एक है एस एंड आई अप्रोच। इसमें एडी ज़्यादा हो जाए एएस से तो कैसे सॉल्व करेंगे, एडी कम है एग्रीगेट डिमांड से तो क्या है इसकी अनइंटेंडेड गुड्स का इन्वेंट्री कब बच के रखती हैं, कब प्रोड्यूसर सेल कम करेगा। इनका रिवीजन अगर आपको डिटेल में लेना है तो आप इस चैप्टर का मेरा वन शॉट निकालिए। इस टॉपिक को मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें तो इसमें से एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्फ्लेशनरी गैप और दूसरा डिफ्लेशनरी गैप। इसको बच्चों हम एक्सेस डिमांड और इसको डेफिसिट डिमांड भी कहते हैं। पिछले 2 सालों से इस दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, वो है इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड। तो इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस पे। प्राइस बढ़ जाता है, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं। डेफिसिट पे एम्प्लॉयमेंट भी कम, आउटपुट भी कम, प्लान्ड आउटपुट कम, और तीसरा प्राइस लेवल भी लो हो जाता है। तो इनके वो पॉइंट करिए। प्लस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना या डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना कैसे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर से। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर नंबर 9 में। अब चलते हैं 10th चैप्टर, 11th एंड 12th चैप्टर। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसमें हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट बजट में वो केवल एक ही है, वो है हमारा गवर्नमेंट बजट प्लस उसके ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स कंप्रिहेंसिव बेस्ड है, डायरेक्टली 2 ऑब्जेक्टिव पूछे ये आपका लक है कि पेपर हार्ड है या पेपर नॉर्मल पेपर में इंफॉर्मेशन दी होती है और कोई 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। और अगर वीबीटीज ज़्यादा है तो उस क्वेश्चन में आपको लाइन दी होगी, आप अच्छे से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है या इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो आराम से पहचानेंगे और यहाँ पर गवर्नमेंट बजट और उसके ऑब्जेक्टिव्स करके आएंगे। प्लस इस चैप्टर में आप लोग 1 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है और जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, इसके फॉर्मूले रिवाइज करके जाइए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट और फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या हो अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाए, अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाए तो फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हो जाता है। चैप्टर नंबर 11 में एक ही क्वेश्चन एंड मोमेंट पे रिवाइज करिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, और जब इसे करें तो मीनिंग के साथ मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़िए। 3 तरीके के होते हैं, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और मैनेज। जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट तय करती है तो हो गया फिक्स्ड, अगर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट से रेट तय होता है फ्लेक्सिबल, और अगर दोनों चीज़ें हो डिमांड और सप्लाई भी और साथ में गवर्नमेंट आरबीआई इंटरफेरेंस भी, तो उसे कहते हैं मैनेज्ड। और 12th चैप्टर में 2 क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलना, वो है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के दोनों कंपोनेंट्स पढ़ के जाओ, छोड़ना बिल्कुल भी मत। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़िए, लॉन्ग में आपको दिख सकता है। साथ में अगर एमसीक्यूज की बात करें तो ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग, इनके नाम आके इनके बारे में बोलकर एजर्शन या एमसीक्यूज कवर होंगे। और यही हमारे टॉपिक हैं पूरे 12 चैप्टर में से जो आपको 40 मार्क्स की मैक्रो में 20 या 25 के बीच में इतनी आसानी से दिला देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं इंडियन इकोनॉमी के हमारे पहले चैप्टर की तरफ। तो पहले चैप्टर में सारी कंडीशंस पढ़िए सभी सेक्टर्स की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर के 3 पॉइंट्स, लैंड सेटलमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड तीसरा है हमारा लो इरिगेशन फैसिलिटीज या लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इंडस्ट्रीज के पढ़िए तो ये है हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको 2 फोल्ड मोटिव भी पढ़ते हैं, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स एंड
एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ फॉरेन सेक्टर की बात करें तो हम मोनोपोली था, कंट्रोल उनका ब्रिटिशर्स का था, प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्टर, फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर थे, और हमारा जो वेल्थ था वो ड्रेन होता जा रहा था। डेमोग्राफिक की बात करें तो बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। ऑक्यूपेशनल में दो करिए, प्राइमरी और रीजनल वेरिएशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे ही फायदे बताइए, बट ये फायदा इनिशियली नहीं था, इनिशियली डाउन था इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उन्होंने बिजनेस बढ़ाया तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी दी ओनली एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स। इसके साथ साथ अगर वो बोले कि स्टेट द कंडीशन ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो स्टेट द कंडीशन में आपको केवल नेगेटिव कंडीशन बतानी है, वो है आपकी स्टैग्नेशन, डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन, एम्प्यूटेशन, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेकंड चैप्टर में चले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो ना तो जो हमारा रूरल डेवलपमेंट चैप्टर है ना उसको भी साथ में कवर कर लेना। ग्रीन रिवॉल्यूशन और गोल्डन रिवॉल्यूशन में क्या अंतर है? गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। दोनों के ईयर तैयार करिए, कम से कम 3 डिफरेंस इसमें तैयार करिए ग्रीन रिवॉल्यूशन और गोल्डन रिवॉल्यूशन में। प्लस यहाँ पर सब्सिडीज और सब्सिडीज के भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और SSI भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ गुड्स उन्होंने फिक्स कर दिए हैं इसका डेवलपमेंट करने के लिए। ये बातें उनको अच्छे से क्लियर करनी होंगी, डिपेंड वो किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो कम से कम 3 रीजंस करिए हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने के। ये डायरेक्ट आता है बच्चों और बहुत खुशी होती है ऐसा क्वेश्चन देख के। और दूसरा क्वेश्चन का रिस्क लीजिए, लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स पढ़िए फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन के भाई लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म्स, चाहे वो फाइनेंशियल रिफॉर्म हो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म हो, टैक्स रिफॉर्म हो, और कोई या फिर टैक्स रिफॉर्म तो कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हो, तो इनके रिफॉर्म्स में 2-2 पॉइंट्स ईच रिफॉर्म्स में कर लीजिए। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर। इसमें कोई 2 को उठा के वो अंतर पूछ सकते हैं, याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट के या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं? डायरेक्ट में आया तो कोई 2 सोर्सेज को एक्सप्लेन करने को बोल देंगे, या फिर सोर्स की बात हो रही होगी तो आप समझ जाएंगे कि वो कोई स्पेशल सोर्स पूछ रहा है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से बेस्ड पॉइंट वो हमसे पूछ लेते हैं इसके सोर्सेज के बारे में। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो बेटा चैप्टर नंबर 5 में सबसे ज्यादा 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे लगभग। इसमें रूरल क्रेडिट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। इंस्टीट्यूशनल में 2 अच्छे से पढ़ लो, नबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम माइक्रो क्रेडिट भी कहते हैं। इसके अलावा इस सेम चैप्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में MCQs के हिसाब से नॉन फार्म एरियाज भी इम्पॉर्टेंट, और 3 मार्क्स के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन एंड इट्स 2 पार्ट्स, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो या प्रोडक्शन एक्टिविटीज का डाइवर्सिफिकेशन हो। एक तरीके के काम से जब हम मल्टीपल काम चेंज करते हैं फॉर आवर ग्रोथ, दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। इस शिफ्टिंग को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। 6th चैप्टर में हमारा है एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स ग्रोथ। तो एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में आप सबसे पहले तैयार करिए इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा कैजुअलाइजेशन, प्लस उसके 3 रीजंस के लोग क्यों कैजुअलाइज हो रहे हैं, या फिर इनफॉर्मलाइजेशन, और इसके भी 3 रीजन पढ़िए कि व्हाई द पीपल आर नाउअडेज डू गोइंग टुवर्ड्स द इनफॉर्मलाइजेशन। और व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन? जहाँ पर 10 से कम लोग काम करते हैं। व्हाट इज फॉर्मलाइजेशन? जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। कैजुअलाइजेशन जो रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो अपना काम किया और पैसा लिया, ऐसा काम करते हैं, उसे कहते हैं कैजुअलाइजेशन। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले तैयार करिए
एनवायरमेंटल क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। जब क्राइसिस के रीजंस रेडी कर रहे हो तो अपने आप ही आपको दो क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, वो है कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी की ये बात है बेटा, अगर रिसोर्स जनरेशन ज़्यादा है और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम है तो उसे कहते हैं विद इन कैरिंग कैपेसिटी। और चैप्टर नंबर 7 में एक क्वेश्चन और करिए, वो है फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। कभी कभार फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट भी पूछ लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो आपका लास्ट चैप्टर है, सबसे पहले अपनी चाइना के, नॉट हमारी चाइना, चाइना के रिफॉर्म्स तैयार करेंगे। 1 मार्क्स के हिसाब से बात करूं तो सारी रीजनल ग्रुपिंग पढ़ लेना। इंडिया किसकी मेंबर है, पाकिस्तान किसकी मेंबर है, कौन है जिसकी इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर है, तो कौन है जिसकी चाइना और इंडिया दोनों, जैसे ब्रिक्स है, G20 है, इसकी चाइना और इंडिया दोनों मेंबर है, सार्क पाकिस्तान और इंडिया दोनों मेंबर है, और सारे सातों ग्रुपिंग के नाम। चाइना के रिफॉर्म्स अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है कि वो पाकिस्तान के और चेंजेस पूछते हैं, तो पाकिस्तान के अगर वो रिफॉर्म्स पूछे तो उनके लिए कुछ स्पेशल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मिक्स इकोनॉमी सेम इंडिया जैसा लिख देंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन सेम इंडिया जैसा लिख देंगे, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सेम टू सेम, और मिक्स इकोनॉमी तो वो भी वहाँ पर सेम टू सेम। तो वो चारों पॉइंट्स कवर कर लेगा, जस्ट लाइक इंडिया इन द पाकिस्तान। ठीक है, साथ में 3 सिमिलरिटी रेडी करो इंडिया पाकिस्तान और चाइना की। और लास्ट में रिफॉर्म करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर साल कोई ना कोई एक रिफॉर्म आता है। लास्ट ईयर लिबर्टी इंडिकेटर आता है। लास्ट ईयर लिबर्टी इंडिकेटर 3 नंबर में आया था, रूल्स ऑफ लॉ के अंडर में होता है ये। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, इसमें मैं आपको 3-3, 4-4 पॉइंट बता देती हूँ जो आप याद करोगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में एक कर लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा कर लो बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा कर लो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और चौथा कर लो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ठीक है, और डेमोग्राफिक के अंदर आप कर लो पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी रेट। कोई भी 3-3, 4-4 इसके अंदर पॉइंट्स कर लो, फिक्स कर लो कि मुझे ये कंफर्म करके जाने ही जाने हैं, बिकॉज इंडिकेटर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बातें मैंने इंडियन और मैक्रो की बताई, मुझे लगता है कि कम से कम 50+ आपके मार्क्स आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको केवल यही लिखा है कि 50% कोर्स हमने कवर कर लिया, मोर देन 50% केवल इन टॉपिक से। और अगर कोई भी स्पेशल पॉइंट आपको पूछना है या मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगना है या उसका आंसर चाहिए, तो आप मेरे इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। महाजन ईशा के नाम से मेरी आईडी है, कोई भी क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हैं, और कमेंट करके आप मुझे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।